सांवलिया जी मंदिर में चढ़ावे के 58 किलो अफीम नारकोटिक्स ने की जब्त। कैसे की गई कार्यवाही का नारकोटिक्स विभाग की 2 टीमों ने मंदिर पहुंचकर मंदिर प्रशासन के सहयोग से तहखाने में रखे अफीम को इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तोला। करीब 4 घंटे तक चली इस कार्यवाही के दौरान मंदिर के गर्भगृह के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी ताकि कोई भी व्यक्ति वहां न आ सके। श्री सांवलिया जी मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में चढ़ावा के रूप में आने वाली 58 किलो अफीम को नारकोटिक्स विभाग ने गुरुवार को अपने कब्जे में ले लिया। इस कार्रवाई के दौरान राजस्थान के प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश की नीमच से आई केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की 2 टीमों ने मंदिर प्रशासन की मौजूदगी में अफीम को जब्त किया। कैसे हुई कार्रवाई? श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभा गौतम के अनुसार गुरुवार दोपहर नारकोटिक्स विभाग के 2 टीमों ने मंदिर पहुंचकर मंदिर प्रशासन के सहयोग से तहखाने में रखे अफीम को इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तोला। करीब 4 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान मंदिर के गर्भगृह के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी ताकि कोई भी व्यक्ति वहां न आ सके। इसके बाद जब्त की गई 58 किलो अफीम को कागजी औपचारिकताओं के साथ नारकोटिक्स विभाग ने अपने कब्जे में लिया। जानकारी के अनुसार जब्त की गई अफीम को नीमच स्थित नारकोटिक्स विभाग के अफीम शारी कारखाने में सौंपा जाएगा। मंदिर में चढ़ावे के रूप में क्यों आती है अफीम? मेवाड़ और मालवा क्षेत्र के किसान अच्छी अफीम की उपज के लिए भगवान श्री सांवलिया जी से मन्नत मांगते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वे नकदी के साथ प्लास्टिक की थैलियों में थोड़ी थोड़ी अफीम मंदिर के भंडार में चढ़ाते हैं। पहले यहाँ चरणामृत में भी अफीम मिलाने की परंपरा थी जिसे कुछ विशिष्ट श्रद्धालु ग्रहण करते थे। हालांकि पिछले कुछ समय से अफीम के गलत इस्तेमाल की शिकायतें सामने आने लगी थी जिसके चलते मंदिर प्रशासन ने इसे रोकने के लिए कदम उठाए। अब मंदिर में आने वाली अफीम को सुरक्षित रूप से गर्भगृह के नीचे बने तहखाने में रखा जाने लगा था। 1 साल से चल रहा था पत्राचार, आखिरकार हुई कार्यवाही। मंदिर प्रशासन पिछले 1 साल से नारकोटिक्स विभाग को पत्र लिखकर इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग कर रहा था, लेकिन विभाग इसे धर्म और आस्था से जुड़ा मामला मानकर राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई करने से बचता रहा। हाल ही में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने इस संबंध में नारकोटिक्स विभाग और सीबीआई के नारकोटिक्स विंग को पत्र लिखे। इसके बाद लगभग 15 दिन पहले नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी सांवलिया जी मंदिर पहुंचे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ इसका निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के बाद गुरुवार को टीम ने मंदिर में पहुंचकर अफीम को जब्त कर लिया। अब हर महीने की जाएगी नियमित कार्यवाही। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभा गौतम ने बताया कि अब हर महीने मंदिर में चढ़ावा के रूप में आने वाली अफीम को नारकोटिक्स अथवा पुलिस विभाग को सौंपने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे किसी भी प्रकार के गलत उपयोग को रोका जा सकेगा और प्रशासन की ओर से कानून का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही। जहां कुछ लोग इसे मंदिर की परंपरा से छेड़छाड़ मान रहे हैं, वहीं कई लोग इसे अफीम के गलत उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदम बता रहे हैं। सिमरोल टनल 4 महीने बाद फिर शुरू हुई ब्लास्टिंग, टायर से देंगे सुरक्षा। काम शुरू, धमाके के लिए ट्रैफिक रोक रहे हैं, सुरक्षा देंगी 20 लोगों की टीम। इंदौर खंडवा रोड पर सिमरोल में टनल निर्माण के लिए गुरुवार से फिर से ब्लास्टिंग शुरू की गई। तकनीक पुरानी वाली है, लेकिन इस बार धमाकों की वजह से नुकसान न हो इसके लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। गुरुवार दोपहर ड्रिलिंग के साथ काम की शुरुआत की गई। ब्लास्टिंग के लिए जहां गड्ढे किए गए थे उन पर 3 रबर टायर की चादरें बिछाई गई हैं। 2 घंटे की ड्रिलिंग में सिर्फ 10-15 मिनट की ब्लास्टिंग की गई। पीएम मोदी ने अमेरिकी एनएसए की मुलाकात, एलन मस्क के बच्चों पर भी लुटाया प्यार। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए माइकल वॉल्ट्ज से मुलाकात की। वॉल्ट्ज के साथ पीएम मोदी की पहली बैठक थी। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने अमेरिकी एनएसए के साथ मुलाकात को अहम बताया और रक्षा, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा में भारत अमेरिका की मजबूत साझेदारी पर प्रकाश डाला। बातचीत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष समेत सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने वॉल्ट्ज को भारत अमेरिका संबंधों का प्रबल समर्थक बताया और इन क्षेत्रों में सहयोग की बढ़ती संभावना पर जोर दिया। अरबपति मस्क से मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने ब्लेयर हाउस में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क से मुलाकात की। एलन मस्क अपने बच्चों को साथ लेकर पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। पीएम मोदी और एलन मस्क की इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर बात होने की संभावना। इस बैठक में इनोवेशन और भारत में टेस्ला की एंट्री जैसे कई अहम मुद्दे शामिल हैं। पीएम मोदी के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया, भारत भी नहीं बचा। पीएम मोदी के साथ मीटिंग से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया। जब किसी देश को अन्य देश से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर समान टैरिफ चुकाना पड़ता है तो उसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करते हुए कहा कि जो देश हम पर टैरिफ लगाएगा हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। भारत को लेकर ट्रंप ने कहा कि भारत में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक शुल्क है। उन्होंने साफ कहा कि वो दूसरे देशों से उतना ही टैरिफ लेंगे जितना अन्य देश अमेरिका से ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने व्यापारिक साझेदारों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला किया, जिससे उनके फैसले वैश्विक व्यापार युद्ध में नए मोर्चे खुल गए हैं। ट्रंप ने कहा कि व्यापार के मामले में अमेरिकी सहयोगी अक्सर हमारे दुश्मनों से भी बदतर होते हैं। उन्होंने घोषणा पत्र पर साइन करते हुए ओवल ऑफिस में कहा कि निष्पक्षता के उद्देश्य से मैंने निर्णय लिया है कि मैं पारस्परिक शुल्क लगाऊंगा। यह सभी के लिए उचित है, कोई अन्य देश शिकायत नहीं कर सकता। द्वितीय विश्व युद्ध का 182 किलोग्राम वाला बम फट जाता तो मच जाती तबाही, अब जाकर हुआ निष्क्रिय। असम में द्वितीय विश्व युद्ध के समय का 182 किलोग्राम का बम कुछ समय पहले मिला था, जिसे लखीमपुर जिले में निष्क्रिय कर दिया गया था। अधिकारियों के अनुसार यह बम पिछले साल असम में पाया गया। 182 किलोग्राम वाले इस बम को बहुत सावधानी पूर्वक निष्क्रिय किया गया। इस बम को निष्क्रिय करने से पहले 3.5 किलोमीटर का एरिया खाली कराया गया था ताकि किसी तरह की तबाही का डर न रहे। लखीमपुर जिले के उपायुक्त प्रणवजीत ककोटी ने बताया कि यह बम 27 सितंबर 2024 को झीली नदी के किनारे वायुसेना द्वारा खोजा गया था। उन्होंने बताया यह बम उस समय सक्रिय था जब इसे बरामद किया गया था। इसे वायुसेना के विशेषज्ञों द्वारा दुल्लुम रिजर्व फॉरेस्ट में निष्क्रिय किया गया। साल 2024 रहा पत्रकारों के लिए सबसे घातक। भारत से लेकर पाकिस्तान तक हुई हत्याएं। साल 2024 में पत्रकारों के लिए सबसे खूनी साल रहा है। सीपीजे की जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल संघर्षों में कम से कम 124 पत्रकार मारे गए, जिनमें से 75% सिर्फ इजराइल के हमलों में मारे गए हैं। सीपीजे के मुताबिक 2023 के मुकाबले पत्रकारों की मौत 2014 में 22% ज्यादा हुई है। ये आंकड़ा दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, राजनीतिक अशांति और अपराध के बढ़ते स्तर दिखा रहा है। सीपीजे 30 सालों से पत्रकारों के खिलाफ हो रही घटनाओं के डेटा जुटा रहा है, जिसमें से ये साल सबसे घातक रहा है। सीपीजे की रिपोर्ट में बताया गया है कि 18 देशों में पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की हत्या हुई है। सीपीजे के मुताबिक गाजा युद्ध में कुल 85 पत्रकार मारे गए और सभी इजरायली सेना की गोलीबारी में मारे गए। साथ ही इनमें यह भी बताया गया है कि 85 में से 82 मीडिया कर्मी फिलिस्तीनी थे।